Today we will start our first chapter of chemistry, solid state। तो इसमें हम बात कर रहे हैं solid substances के बारे में कि solid क्या होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे solid state, डिफाइन solid क्या होते हैं। तो बेटा solid वो substances होते हैं जो rigid होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत कम होता है। और मोस्ट बेसिक चीज जो तुमने 10th क्लास में भी डिस्कस की हुई है कि सॉलिड की फिक्स शेप होती है, फिक्स साइज होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन जो चीज करती है दैट इज द बेसिक चीज, बेसिक थिंग जो हम सॉलिड के बारे में बात करेंगे दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसी के कारण सॉलिड आर रिजिड, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच स्ट्रांगली रहेंगे, तो उनको दूर करना, उनको कंप्रेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी वजह से फर्स्ट थिंग सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं सॉलिड की जो डिफ्यूजिबिलिटी होती है दैट इज वेरी वेरी लेस, पुअर डिफ्यूजिबल होते हैं। तो बेटा डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन होता है किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल की मूवमेंट जहां उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कम की तरफ जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, movement of particles from its high concentration to low concentration is called diffusion। तो सॉलिड के पार्टिकल्स की डिफ्यूजिबिलिटी वेरी वेरी लेस होती है और हम ये कह सकते हैं नेग्लिजिबल होती है। तो ये बात होगी हमारी सबसे पहली चीज, डिफाइन सॉलिड, सॉलिड क्या होते हैं। अब इसी के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो पार्टिकल्स का जो हमारा अरेंजमेंट होता है सॉलिड के अंदर, उसके बेसिस पे सॉलिड टू टाइप्स, फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड इज अमोर्फस सॉलिड। तो जो सॉलिड के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है उसके बेसिस पे हम इनको टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। तो बेटा अगर इनकी डिफरेंसेस की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट रहता है, बिल्कुल फिक्स रेगुलर अरेंजमेंट रहता है। तो उनके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स रहता है, एंगल भी फिक्स रहता है, मतलब तीनों डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स अरेंज हो रहे हैं वो उनका सब कुछ फिक्स रहता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ ए बी टाइप सॉलिड का, तो ए के बाद बी, बी के बाद ए, फिर बी, ऐसे ही सेकंड डायरेक्शन में बी ए, बी ए। तो ये जो अरेंजमेंट है ये रेगुलर 3 डायमेंशनली चलता है, जो इनके बीच में एंगल आ रहा है वो भी फिक्स रहेगा, मतलब सब चीजें इनकी फिक्स रहती हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं हमारे, उनमें रेगुलर फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, इरेगुलर अरेंजमेंट रहता है। वो इरेगुलरिटी कहीं पे भी आ सकती है, एंगल में भी आ सकती है, इनके डिस्टेंस में भी आ सकती है, एटम्स की अरेंजमेंट में भी आ सकती है। जैसे ए के बाद हम बात कर रहे हैं बी, बी के बाद ए आना चाहिए, वो फिर से बी भी आ सकता है। तो कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, कहीं पे भी कोई भी इरेगुलरिटी आ जाती है, तो दैट आर अमोर्फस सॉलिड। इसी पॉइंट को सेकंड पॉइंट के रूप में हम बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है, जबकि जो क्रिस्टलाइन अमोर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। मींस जो पार्टिकल्स का फिक्स अरेंजमेंट है वो कंप्लीट सॉलिड में, ऑलमोस्ट कंप्लीट सॉलिड में फिक्स अरेंजमेंट रहता है, कहीं पे कोई एब्नॉर्मलिटी की चांसेस अलग बात है, लेकिन रेगुलरली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट सॉलिड में। जबकि अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, शॉर्ट रेंज मतलब थोड़ी दूरी तक छोटे से पार्टिकल में एक फिक्स अरेंजमेंट मिल सकता है, लेकिन अगर कंप्लीट सॉलिड की बात करें तो उनमें इरेगुलर अरेंजमेंट रहता है, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं रहता। नेक्स्ट चीज हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम कट करते हैं, किसी भी चाकू से अगर इसको हम कट करते हैं तो क्लीन क्लीवेज शो करता है। मींस जैसे मान लो ये हमारा कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको अगर मैं यहां से कट करता हूं तो बिल्कुल क्लीन सरफेस हमें मिलेगी,
जैसी ओरिजिनल सरफेस, मान लो ये सरफेस बिल्कुल क्लीन सरफेस है, तो अगर हम इसको कट करते हैं कहीं से भी तो इसी टाइप की क्लीन सरफेस मिलती है, तो दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं उनको कट करने पर इरेगुलर सरफेस मिलती है, रफ सरफेस मिलती है, तो दैट आर अमोर्फस सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहता है, मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स रहता है। जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास कोई सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 150 डिग्री सेल्सियस, तो वो शार्प 150 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाएगा, ना ही वो 150 से 1 डिग्री लेस पे करेगा। बिल्कुल जो ही उसको 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा सारे का सारा मेल्ट कर जाएगा, चाहे वो 1 मिलीग्राम है, चाहे 1 केजी है, कितना भी सॉलिड है मेरे पास, अगर उसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है उस पे वही उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो उसी पे वो कंप्लीट मेल्ट कर जाएगा, कोई उसमें एबनॉर्मलिटी नहीं मिलेगी। जबकि जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं वो एक रेंज में मेल्ट करते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में आता है। जैसे जो सॉलिड की बात करें, कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, तो मान लो मैं कहूं उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 टू 110 डिग्री सेल्सियस है, मींस वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसने मेल्ट करना शुरू किया और 110 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो कंप्लीट मेल्ट हुआ है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं कह सकते, वो एक रेंज में मेल्ट करता है, वो रेंज कुछ भी हो सकती है उसकी डिपेंडिंग अपॉन सॉलिड, तो दैट आर अमोर्फस सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट बात करें आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी। अब बेटा आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी क्या होती है, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हम तीनों डायरेक्शन में मेजर करते हैं, अगर उसकी वैल्यू तीनों डायरेक्शन में सेम आती है, मींस कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू ले सकते हो, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, मान लो ये हमारा कोई सॉलिड है, इसको मैंने यहां से इस टिप से हीट करना शुरू किया, आफ्टर 1 मिनट मैं इसकी x y और z तीनों डायरेक्शन में अगर इसका टेम्परेचर फिक्स डिस्टेंस पे फिक्स टाइम पे मेजर करो, इंक्रीमेंट सेम मिलता है, मींस तीनों डायरेक्शन में जो थर्मल कंडक्टिविटी है, हीट की जो मूवमेंट है, जो टेम्परेचर का चेंज हुआ है वो सेम हुआ है, मींस these आर आइसोट्रोपिक। तो किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू तीनों डायरेक्शन में मेजर करने पर या सभी डायरेक्शंस में मेजर करने पर सेम आती है तो आइसोट्रोपिक, और डिफरेंट आती है तो एनाइसोट्रोपिक। तो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दैट आर एनाइसोट्रोपिक, बट अमोर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। कैसे, उसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। मान लो ये हमारा एक मैंने जो रिप्रेजेंट किया दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू मेजर करता हूं तो सभी ए टाइप्स के एटम आएंगे, तो जो प्रॉपर्टी आएगी वो ए टाइप के एटम्स की वजह से आएगी। अगर हम इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो सभी बी टाइप्स के एटम आएंगे, तो बी टाइप्स के एटम्स की प्रॉपर्टी शो करेगा। इस डायरेक्शन में करते हैं तो ए बी दोनों टाइप के एटम आ रहे, तो दोनों का बिहेवियर शो करेगा, मींस अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग इन्वायरमेंट है तो वो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। जबकि अमोर्फस सॉलिड और आइसोट्रोपिक, उनमें कोई फिक्स अरेंजमेंट तो होता नहीं, तो वो एसिट्रोपिक बिहेवियर शो करते हैं, तीनों डायरेक्शन में कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू लेके चलेंगे तो वो सेम बिहेवियर शो करेंगे। लास्ट आता है इनके एग्जांपल्स लेके चलेंगे, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स यहाँ पे तुम्हारे सामने मैंने लिखा हुआ है H2 सॉलिड, H2O आइस जिसको कहते हैं, सॉलिड CO2 आयरन कॉपर NaCl, ये सारे के सारे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अमोर्फस सॉलिड की बात करें तो अमोर्फस सॉलिड होते हैं बेटा रबड़ है, ग्लास है, नॉर्मल ग्लास की बात करें, क्वार्ट्ज की बात करें तो क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहीं पे क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि हाउ वी कन्वर्ट ग्लास इनटू क्वार्ट्ज, मींस ग्लास को क्वार्ट्ज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को मैं बेटा डेली लाइफ के एग्जांपल से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मेरे पास आइस है दो टाइप की, एक तो मैं मार्केट से लेके आया हूं, एक मेरे पास घर में फ्रिज में मैंने बनाई हुई है। दोनों में डिफरेंस की बात करें तो कोई बच्चा बता सकता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा? तो बेटा जो मार्केट से आइस लेके आते हैं, अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, दोनों को अगर रूम में रखें तो उनकी मेल्टिंग की जो
प्रोसेस है उसमें डिफरेंस आता है। जो हमारे घर की आइस होती है वो एक साथ कंप्लीट मेल्ट कर जाती है, जबकि जो मार्केट से हम आइस लेके आते हैं वो धीरे धीरे मेल्ट करती है। दोनों में डिफरेंस यहीं से आ रहा है कि जो हम घर पे जमा रहे हैं दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, और मार्केट से लेकर दैट शोज द अमोर्फस सॉलिड बिहेवियर। तो दोनों में यही डिफरेंस, इसी प्रॉपर्टीज को, इसी डिफरेंस को यूटिलाइज करके हम ग्लास को क्वार्ट्ज मींस अमोर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं अमोर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में या ग्लास को क्वार्ट्ज में? ग्लास को मेल्ट करो, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, उसको फिर धीरे धीरे कूल करो, मींस उसकी जो कूलिंग की जो स्पीड है दैट इज नॉर्मल। अगर हम उसकी नॉर्मल स्पीड रखेंगे तो दैट बिकम्स क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर उसको एकदम से कूल कर देंगे तो दैट इज अमोर्फस सॉलिड। यही हमारे आइस के साथ होता है। जो हम आइस अपने घर में फ्रीज में जमाते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग होता है वो धीरे धीरे होता है, तो उसकी जो हीट की एनर्जी का जो चेंजेस होता है वो धीरे धीरे होता है, तो वो क्रिस्टलाइन बिहेवियर शो करता है। जबकि जो मार्केट में लेके आते हैं हम वाटर को एकदम से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं और वो अमोर्फस सॉलिड बन जाता है। तो उसी टाइप से हमने ग्लास को क्वार्ट्ज में कन्वर्ट किया, या क्वार्ट्ज को ग्लास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि ग्लास को मेल्ट किया, लिक्विड स्टेट में ले आए, फिर उसको एकदम से अगर कूल करेंगे तो वापस ग्लास बन जाएगा, और उसको धीरे धीरे कूलिंग करके सॉलिड बनाएंगे तो दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये बात हो गई हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड की। यहीं से हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ट्रू सॉलिड बट अमोर्फस सॉलिड आर सूडो सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड एक्चुअल सूडो सॉलिड होते हैं, उनकी एनर्जी या उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं दैट शो बिहेवियर ऑफ सॉलिड बट एक्चुअल दीज आर नॉट सॉलिड। तो यहाँ पे हम जो बेसिक डेफिनेशन है इस चैप्टर में जिसकी बात करेंगे वो हम लेके चलेंगे सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन, जो चैप्टर में आगे हमारे डेफिनेशंस की जो रिक्वायरमेंट होगी उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके हमारा सॉलिड बनता है। दोज पार्टिकल्स which forms solid। वो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एक एटम भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एक आयन भी हो सकता है, एक मेटल भी हो सकती है, मतलब कोई भी पार्टिकल हो सकता है। तो उनसे मिलके जो बनेगा, जो पार्टिकल होगा वो होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे अगर हम एक ब्रिक का एग्जांपल लेके चले, यहाँ पे जो ईंट है हमारी, ब्रिक जो है वो ईंट डस्ट पार्टिकल से मिलके बनी होती है, तो दैट डस्ट पार्टिकल्स आर कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ दैट सॉलिड। तब कांस्टेंट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है। तो उसी के बेसिस पे अगेन 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड। सबसे पहला एटॉमिक सॉलिड, दूसरा क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल होगा एटॉमिक सॉलिड में दैट आर एटम्स। एटम से मिलके जो सॉलिड बनेगा दैट इज एटॉमिक सॉलिड। एग्जांपल में है इसका H2 का एग्जांपल हम ले सकते हैं। हाइड्रोजन और नॉर्मली गैस होती है, लेकिन एट वेरी लो टेम्परेचर व्हेन इट सॉलिडिफाई इट बिकम्स एटॉमिक सॉलिड। ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इसमें जो हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं दैट आर मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स में 2 तरह की बिहेवियर शो करता है, आइदर पोलर और नॉन पोलर। तो उसी के बेसिस पे मॉलिक्यूलर सॉलिड आर फर्दर 2 टाइप्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल जो कांस्टेंट पार्टिकल है दैट आर पोलर। तो इसमें एग्जांपल आता है हमारा वाटर। और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिसमें नॉन पोलर बिहेवियर शो करते हैं, जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं दैट इज एग्जांपल में ले सकते हैं सॉलिड CO2। नेक्स्ट आता है मेटेलिक सॉलिड। इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं दैट आर मेटल्स। मेटल जितनी भी हमारे जो हम यूज करते हैं जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, दैट आर एग्जांपल ऑफ मेटेलिक सॉलिड। और नेक्स्ट आता है आयनिक सॉलिड। तो इनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? जैसा नाम से ही है आयन्स। तो आयनिक सॉलिड जैसे एग्जांपल है NaCl, ZnS या और भी कोई आयनिक सॉलिड का हम एग्जांपल यहां पे ले सकते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है लैटिस पॉइंट। तो बेटा लैटिस पॉइंट क्या होता है? कांस्टेंट पार्टिकल्स का वो स्पेस या सॉलिड के अंदर वो स्पेस जहां पे कांस्टेंट पार्टिकल रखा हुआ है,
द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल इन सॉलिड इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। तो पूरे सॉलिड में जहां पे कांस्टेंट पार्टिकल हमारा रखा होगा दैट इज द लैटिस पॉइंट। जैसे अगेन मैं वो ब्रिक का या ईंट का एग्जांपल लूं, तो ब्रिक के अंदर जहां जहां पे हमारे डस्ट पार्टिकल रखे हुए, क्योंकि इसके अंदर डस्ट पार्टिकल हमारे कांस्टेंट पार्टिकल है, तो जहां जहां पे डस्ट पार्टिकल इसमें अरेंज है दैट इज द लैटिस पॉइंट ऑफ दैट पार्टिकल या दैट डस्ट पार्टिकल। अब उनके अरेंजमेंट के बाद भी सॉलिड के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेस रह जाता है, तो दैट एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड वॉइड। जिसका एग्जांपल कि उसके अंदर एम्प्टी स्पेस है या नहीं, हमें देखने से नहीं लगता कि ईंट के अंदर कोई एम्प्टी स्पेस है, लेकिन अगर उस ईंट को हम पानी में डिप करते हैं, वाटर में डिप करते हैं, तो उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर उसके अंदर चला जाता है, तो कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस है तभी तो वाटर उसके अंदर गया, तो दैट एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड वॉइड। नेक्स्ट आता है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होती है बेटा? किसी भी सॉलिड का वो सबसे छोटे से छोटा पोर्शन जिससे मिलकर हमारा सॉलिड बना है। मींस पूरा सॉलिड, जैसे ब्रिक का एग्जांपल है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल अरेंज है, तो डस्ट पार्टिकल आर कांस्टेंट पार्टिकल्स, लेकिन उनके डस्ट पार्टिकल के अरेंजमेंट से जो सबसे छोटा पोर्शन बनेगा, जो उस ईंट की, उस ब्रिक की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के कैपेबल होगा, जो सबसे छोटा पोर्शन बनेगा, वही थ्री डायमेंशनली अरेंजमेंट होके कंप्लीट सॉलिड बनेगा, तो दैट पोर्शन इज कॉल्ड यूनिट cell. The smallest portion of any solid which on repetition in three dimension forms complete solid is called unit cell. Space lattice, next definition है space lattice या crystal lattice भी इसको कहते हैं। तो जो यूनिट सेल या किसी भी सॉलिड का जो थ्री डायमेंशनल जो अरेंजमेंट बनता है, यूनिट सेल के थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट से जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज स्पेस लैटिस। तो ये बात हो गई हमारे बेटा सम बेसिक डेफिनेशंस। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने टाइप्स की होती हैं? तो यूनिट सेल बेटा हम दो टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं जब टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर्स, यूनिट सेल के जो पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पे। तो सेल के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ए बी सी से इनको डिनोट कर रहे हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर आता है ए बी और सी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सेकंड क्लासिफिकेशन आता है बेटा इनका एंगल, इनके बीच में एंगल। जैसे ये एक एंगल हमारा ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा हमारा ये वाला एंगल बन रहा है। तो तीन एंगल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इनके बेसिस पे, इनके रिलेशन के बेसिस पे यूनिट सेल हमारी 7 टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहली यूनिट सेल हम लेके चल रहे हैं बेटा यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबने क्यूब देख रखे होंगे, आइस क्यूब्स होते हैं, ऐसे क्यूब्स हमारे जो चौक का बॉक्स होता है। तो उसी का एग्जांपल यहाँ पे ध्यान में रख के देखना, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मींस तीनों लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों लेंथ इसकी इक्वल होती है। तो A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सेकंड, इनके जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों एंगल इक्वल होंगे, तीनों 90 डिग्री होंगे। कोई भी क्यूब का एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी क्यूब का एग्जांपल माइंड में कंसीडर करके इसको कंसीडर कर सकते हो कि उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों इक्वल होती हैं, एंगल अल्फा, बीटा, गामा तीनों 90 डिग्री होते हैं। सेकंड आता है हमारा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल जो होती हैं इनमें A is equal to B is equal to C, means लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीजें इक्वल होंगी और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे, अदर देन 90 डिग्री होंगे। यही डिफरेंस अगर पूछा जाए क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में, तो इनमें तो अल्फा, बीटा, गामा तीनों एंगल 90 डिग्री होते हैं, जबकि रोम्बोहेड्रल में 90 डिग्री नहीं होते। नेक्स्ट है टेट्रागोनल यूनिट सेल। थर्ड हमारी कैटेगरी बनती है, थर्ड टाइप की यूनिट सेल है टेट्रागोनल यूनिट सेल। तो इनके अंदर A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, मींस दो लेंथ इक्वल होंगी, तीसरी लेंथ इक्वल नहीं होगी, और एंगल जो होगा इनका अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, मींस दो लेंथ इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल तीनों इक्वल है। नेक्स्ट आती है हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में बेटा सेम टेट्रागोनल की तरह A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, मींस दो लेंथ इक्वल है, थर्ड लेंथ
अनइक्वल है। एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये एंगल होगा 90 डिग्री और गामा एंगल होगा 120 डिग्री। मींस दो एंगल तो इक्वल है और दोनों की वैल्यू है 90 डिग्री, थर्ड एंगल इक्वल नहीं है, वो होगा 120 डिग्री। जैसे किसी भी हेक्सागन का यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे तुम्हारे सामने स्क्रीन पे ये एक हेक्सागन बना रहा हूं, तो बेटा ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, मतलब थोड़ा सा इसको थ्री डायमेंशनल इमेजिनेशन करोगे तो ये एंगल भी 90 डिग्री है और इसका इसके साथ भी एंगल 90 डिग्री है, लेकिन ये वाला जो एंगल बनेगा वो होगा 120 डिग्री। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज आती है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में A is not equal to B is not equal to C, मींस कोई भी लेंथ इक्वल नहीं होगी और एंगल तीनों इक्वल होंगे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों एंगल इक्वल होंगे लेकिन लेंथ इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में बेटा सेम है, A is not equal to B is not equal to C, but angle alpha is equal to gamma but not equal to beta। और लास्ट होता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में बेटा A is not equal to B, B is not equal to C, alpha is not equal to beta and not equal to gamma। तो ये बात हो गई हमारी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर्स। तो इसी के बेसिस पे बेटा जो मैंने यहाँ पे इंडस्ट्रिया पीस लिया हुआ है, ये किस टाइप का यूनिट सेल है, इन सातों में से अगर मैं पूछूं ये किस टाइप की यूनिट सेल है, तो बेटा ध्यान से देखो A, B, C, इनमें ये दोनों लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है बट थर्ड इज नॉट इक्वल। तो इन दोनों में से होगा रोम्बोहेड्रल सॉरी टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में से। और एंगल देखो ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला, तीनों एंगल इक्वल है, मींस रोम्बोहेड्रल। टेट्रागोनल A is equal to B but not equal to C, दो लेंथ इक्वल है, थर्ड लेंथ इज नॉट इक्वल। और एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों एंगल इक्वल है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ टेट्रागोनल यूनिट सेल। ये जो मैंने पीस लिया हुआ है दैट इज टेट्रागोनल यूनिट सेल। इसी में एक एग्जांपल हम और कंसीडर कर सकते हैं, मैच बॉक्स, जो माचिस की डिब्बी होती है, वो किस टाइप की यूनिट सेल है, तो बेटा उसमें तीनों लेंथ अनइक्वल होती हैं। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, तीनों लेंथ अनइक्वल होती हैं। तो इन तीनों में से होगा ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। और एंगल की बात करें तो उनके एंगल तीनों इक्वल होते हैं, तो मींस ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल का एग्जांपल होगा जो हमारा मैच बॉक्स है। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं कि हमारी जो यूनिट सेल है वो किस टाइप की है। नेक्स्ट आता है सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट के बेसिस पे बेटा यूनिट सेल होती हैं 4 टाइप्स की। तो पहले तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, लैटिस पॉइंट जो मैंने बताया था, लैटिस पॉइंट क्या होता है कि वो स्पेस या वो पॉइंट जहां पे हमारा कांस्टेंट पार्टिकल रखा हुआ है, तो उसके बेसिस पे यूनिट सेल आर 4 टाइप्स। सबसे पहले आती है सिंपल यूनिट सेल। सिंपल या इसी को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। तो इसमें जो हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और कहीं पे प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ कॉर्नर्स पे। तो अगर मैं बात करूं तो एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स होंगे, जैसे ये एक यूनिट सेल का एग्जांपल है, कितने कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कॉर्नर्स कितने हैं बेटा 8। और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन मींस यहां पे जो हमारा एटम प्रेजेंट होगा, जो कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, जिसको मैं यहां पे एटम कंसीडर कर रहा हूं, तो उसका कंट्रीब्यूशन यहां पे कितना आएगा। तो इसको अगर शेयर करते हुए बात करें तो एक हमारा दूसरा यूनिट सेल यहां पे आएगी, तीसरी यहां पे आएगी, चौथी यहां पे आएगी, 5 6 7 8, और आठों में इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा ये। मींस 1 यूनिट सेल में 1/8, तो 8 × 1/8 टोटल हो गया 1। मींस एक यूनिट सेल के अंदर अगर सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो उसके अंदर एक यूनिट सेल में कितने एटम्स या कितने कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, दैट इज 1।
सेकंड आता है फेस सेंटर यूनिट सेल। तो इसमें बेटा कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, नाम से ही है, कॉर्नर तो कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। तो कॉर्नर का तो सेम जो हमने ऊपर बात की 8 × 1/8 प्लस फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा। तो फेस कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल फेसिस 6। और एक का कंट्रीब्यूशन जो एटम यहां पे प्रेजेंट होगा इस यूनिट सेल में और इसके साथ वाली यूनिट सेल में, दो में कॉमन होगा, मींस कंट्रीब्यूशन 1/2। तो टोटल आ गया 1 तो कॉर्नर्स की तरफ से, 3 फेस सेंटर से। तो 1 + 3 4, मींस एक यूनिट सेल के अंदर 4 एटम्स या 4 कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो अगेन जैसे हमने फेस सेंटर और सिंपल की बात की उसी तरीके से बॉडी सेंटर में कॉर्नर्स प्लस बॉडी के सेंटर पे। तो इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे प्लस बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। तो किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर, बॉडी का सेंटर एक ही होता है। तो कॉर्नर्स का तो सेम 8 × 1/8 और बॉडी का सेंटर 1 × 1। तो टोटल एटम्स आ जाएंगे यहाँ पे, टोटल कांस्टेंट पार्टिकल 2, 1 + 1 = 2। नेक्स्ट आता है एंड सेंटर यूनिट सेल। एंड के सेंटर पे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के एंड कितने होते हैं 2, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट 1 2। तो सेम वही फेस सेंटर की तरीके से, तो कॉर्नर्स प्लस एंड सेंटर। तो कॉर्नर्स 8 × 1/8 प्लस एंड सेंटर 2, और जैसे फेस सेंटर बात की थी कंट्रीब्यूशन 1/2। तो 1 + 1 = 2। तो टोटल एंड सेंटर में कांस्टेंट पार्टिकल कितने होंगे 2। तो इन्हीं के बेसिस पे जो हमने सेकंड बात की ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट, इसके बेसिस पे हम बेटा एटम जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और उसी के बेसिस पे हम निकालते हैं कि किसी भी जो सॉलिड है हमारा उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक कोई सॉलिड है जिसमें x y दो एटम्स प्रेजेंट है, x एंड y। x atoms are present only at corners and y atoms are present at body center. What will be the chemical formula? तो बेटा सबसे पहला जो भी तुम्हें क्वेश्चन दिया गया हो, जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो, उसमें सबसे पहले तुम निकालो, देखोगे कितने एटम्स हैं, कितने कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। तो दो हैं x और y। x, अब सेकंड चीज इसमें चेक करोगे कि वो कहां कहां पे प्रेजेंट है। तो x एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो अब इनका निकालोगे कंट्रीब्यूशन, मींस एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है। तो x एटम्स कितने होंगे ओनली एट कॉर्नर्स, मींस सेम सिंपल यूनिट सेल की तरह 8 × 1/8, मींस 1 एटम या 1 कांस्टेंट पार्टिकल पर यूनिट सेल। y ओनली बॉडी सेंटर, बेटा ये चीज ध्यान रखना, इसमें गलती करते हैं बच्चे, y एटम्स ओनली बॉडी सेंटर कह रहे हैं, ना कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल कह रहे हैं। तो सिर्फ बॉडी के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है, नॉट कॉर्नर्स। और अगर कहता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल है तो कॉर्नर्स प्लस बॉडी का सेंटर, ये चीज ध्यान रखना, इसमें गलती होती है। तो y एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट बॉडी सेंटर, तो एक यूनिट सेल के अंदर 1 × 1। अब इनका निकालोगे, ये हमारे पास आ गए, एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, x टाइप के एटम प्रेजेंट है 1, y टाइप के इसमें प्रेजेंट है 1। अब इनका होल नंबर रेशियो निकालोगे 1:1। तो यही हमारा केमिकल फॉर्मूला बनेगा XY। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सेम एक एग्जांपल और यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, A B दो एटम्स प्रेजेंट है किसी यूनिट सेल में, A एटम्स आर प्रेजेंट इन फेस सेंटर यूनिट सेल and B atoms are present body center, only body center. What will be the chemical formula? तो सेम उसी टाइप से दो एटम हो गए A और B। तो एक यूनिट सेल के अंदर A एटम्स कितने होंगे, बेटा ध्यान से देखना, फेस सेंटर यूनिट सेल कहां है यहां पे। तो फेस सेंटर यूनिट सेल मींस टोटल एटम्स 4।
तो ए टाइप्स के एटम्स के यूनिट सेल के अंदर आ गए 4। अब बी ओनली एट बॉडी सेंटर कह रहा है, तो सेम ए टाइप से 1 into 1 रेशियो क्या होगी इनकी 4:1। तो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा इनका A4B। आगे बेटा समझ में? तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं किसी भी यूनिट सेल में केमिकल फॉर्मूले के बेसिस पे कितने हैं।